थर्ड कैटेगरी है हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो के अंदर एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसमें जो स्टार्टिंग की कुछ रेशियोज हैं उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, बाकी की जो लास्ट की रेशियोज है वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहली रेशियो है उसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक और टर्नओवर का मतलब होता है किसी चीज का चले जाना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताती है कि आप सेल्स किस हिसाब से कर रहे हो, आपने जो अपने इन्वेंट्री से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसका आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये आपका पुराना दोस्त ही है जिसको आप सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो यहां पर इस सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा पुराने फॉर्मूले हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हालांकि बहुत रेयर ही होगा कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, आपका काम इसी से बन जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यानी कि इन्वेंट्री। उसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन में सेल्स दे रखी हो, नेट सेल्स, जिसको हम यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी आपका काम बन जाएगा। और कभी अगर ग्रॉस लॉस का क्वेश्चन हो तो नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के होते हैं। बट अगर अभी आपको क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आता है तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। जनरली ऐसी चीज ना वो एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है। तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री तीन चीजों की होते हैं हमारे पास, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड द स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन मैं यही कहूंगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके अज्यूम टू बी गिवन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट है। सेकेंड, आपको यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री निकालना होगा। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि समटाइम्स आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये डायरेक्ट ना देके परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा होगा। ऐसे लिखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, 20%। अब वो परसेंट किस चीज की है, या तो वो खुद लिखे कि 20% ऑन कॉस्ट है या कुछ भी है। अगर वो कुछ नहीं लिखते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो हमेशा नेट सेल्स का होगा। ठीक है, यानी कि नेट सेल्स दे रखी होगी और उन्होंने कह दिया जी पे 20% है तो हम नेट सेल्स का 20% निकाल लेंगे। क्लियर, अगर कुछ नहीं गिवन है तो, अदरवाइज तो जैसा वो कहेंगे, जैसा उन्होंने स्टेट किया होगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हायर रेशियो बेटर होती है इसके अंदर क्योंकि वो यही शो करती है कि आप अच्छे से सेल्स कर पा रहे हो। ठीक है, लो रेशियो ये शो करेगी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री के अंदर उसका आप सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, एफिशिएंसी अच्छी नहीं आ रही है। क्लियर, क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं जरा। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है। तो रेशियो कैलकुलेट करने से पहले भाई फॉर्मूला लिख दे जरा, ताकि हम अपना आधा नंबर पक्का कर लें। तो सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री हो गया हमारा फॉर्मूला। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले सीओजीएस देखो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सीओजीएस, आप पूरा लिखना भैया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, परचेसेस नहीं है। तो इसका मतलब पहले वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता। दूसरे वाला फॉर्मूला बिल्कुल लग सकता है क्योंकि उन्होंने नेट सेल्स भी दे रखी है क्वेश्चन में और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, परसेंटेज दे रखा है सिर्फ 25%, उसके आगे कुछ लिखा नहीं है, किसका मानोगे? क्या लाइन लिखी थी मैंने अभी कि परसेंटेज अगर दे रखा हो ग्रॉस प्रॉफिट का, कुछ बता ना रखा हो, तो उसे सेल्स का परसेंटेज मानते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सेल्स है 6,40,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट उसी 6,40,000 का 25% है। तो इसका मतलब सीओजीएस कितना आएगा आपका? तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा? 1,60,000। तो इसका मतलब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है 4,80,000। बताइए, कोई डाउट? उसके बाद हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री है 58,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 62,000, होल डिवाइडेड बाय 2। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 which means
60,000 दोनों चीजें मिल गई है। आप यहाँ पे पुट करिए फ्लैग 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आएगा आपका 8 टाइम्स। जितनी भी इन्वेंट्री रेशियोज है वो सारी टाइम्स में ही कैलकुलेट की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब भाई पहले मैं तो बाद में देखूंगी क्या चीज है, मुझे तो रेशियो का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। सो आईटीआर का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब जरा मुद्दे की बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या। भाई हमें सबसे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और मुझे क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, बट हाँ माइंड में हमारे फॉर्मूले चलने चाहिए कि एक तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मेरे पास परचेजेस ही नहीं है तो मुझे उस फॉर्मूले पे जाना ही नहीं। दूसरा फॉर्मूला आता है नेट सेल्स माइनस जीपी, दोनों वो दोनों ही चीजें आपको गिवन है। देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। नेट सेल्स है हमारे पास 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है 3 लाख का। ठीक है, उसके बाद अगली चीज चाहिए आपको एवरेज इन्वेंट्री विच इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहां से आएगा? आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 की है, बट ओपनिंग से रिलेटेड एक बात है दैट एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 40,000। कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक बात समझो कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है, तो वो कह रहे हैं कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है, एक्सेस है। तो इसका मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री को निकालने के लिए अगर मैं इसमें से 40,000 माइनस कर दूं तो मुझे 80,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गई ना। ये तो बोला था उन्होंने कि क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, तुमने कर दिया माइनस। तो बस अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो 80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 1 लाख। तो आपके पास आपका सॉल्यूशन है 3 लाख का सीओजीएस, 1 लाख की एवरेज इन्वेंट्री, और ये आ गया आपका आंसर 3 टाइम्स। बताइए भाई क्लियर है? So question is rupees 2 lakh is the cost of revenue from operation during the year. If the inventory turnover ratio is 8 times, calculate the inventory at the end of the year. Inventories at the end is 1.5 times that of the beginning. अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन में उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, कितने का है वो उन्होंने आपको दिया 2 लाख का। उसके बाद उन्होंने कहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स है। चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। फिर आपके पास क्वेश्चन में है कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, विच मींस कि आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी गई है, बट उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। यानी कि अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री x है, ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 ऑफ x है, यानी कि जितनी भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी उससे 1.5 गुना ज्यादा आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बात समझ आ गई? अब इसको सॉल्व कैसे करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास एक रेशो है ना सॉल्व करने के लिए, आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब आईटीआर कितने हमारे पास? 8 टाइम्स। सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करना है, तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये आती है आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 25,000 की। बहुत अच्छी चीज मिल गई। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 25,000 है, ओपनिंग आपने x मान लिया और क्लोजिंग को 1.5 ऑफ x अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50,000 इज इक्वल्स टू 2.5x, तो x इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आएगा आपका 20,000। और ये x आपने क्या माना था भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी गई है विच इज 1.5 ऑफ x, तो 1.5 इंटू 20,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ चुकी है आपकी 30,000। सो क्वेश्चन नंबर 96 इज
Rupees 3 lakh is the cost of revenue from operation. Inventory turnover ratio is 8 times. Inventory in the beginning is 2 times more than the inventory at the end. And calculate the value of opening and closing inventory. सिमिलर ही तो लग रहा है जैसे पहले पीछे पढ़ा था। वहां पर भी आपके पास COGS था, यहाँ पर भी हमारे पास COGS है, यहाँ हमारे पास 3 लाख का COGS है। ITR वहां पर भी गिवन थी, ITR हमें यहाँ पर भी गिवन है 8 टाइम्स। वहां उन्होंने हमसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा था, यहाँ दोनों पूछा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। बट क्लोजिंग को निकालने के लिए वहां भी हमने दोनों कैलकुलेट की थी। तो फर्क क्या है? फर्क है एक लाइन में, उस एक लाइन में भी एक वर्ड का फर्क है सिर्फ। तो वो क्या फर्क है? इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन दैट एट द एंड। ये जो वर्ड आ गया ना मोर, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बोला कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग का 1.5 टाइम्स है। बट यहां उन्होंने ये बात बोली कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री X है तो ओपनिंग इन्वेंट्री उससे 2 टाइम्स ज्यादा है। एक चीज है बोल रहे हो 2 टाइम्स मोर, और एक में बोल रहे हो सिर्फ 2 टाइम्स। 2 गुना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है। यानी कि जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उतना तो है ही, उसका 2 टाइम्स और है। बात समझ आ गई? ये जो मोर वर्ड आ गया है इसकी वजह से आपको क्या करना है कि एज इट इज वो तो आपको प्लस करना ही है, बट जितना टाइम्स वो ज्यादा है वो भी साथ में प्लस होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने एक साथ ही आपको ये दोनों क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हुआ फिर? 3 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बस अब बाकी करने का तरीका सेम है। यहाँ पर भी ITR COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये आपको 8 दे रखा है, COGS आपके पास ऑलरेडी है 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल लोगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, आगे आपके पास 37,500। अब आपके पास क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये आपका निकल कर आया 37,500। ओपनिंग है 3x और क्लोजिंग है सिर्फ x डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 इज इक्वल्स टू 4x, तो x इज इक्वल्स टू 75,000 डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू आती है, x आपने किसको माना था? क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 18,750। अब आपको निकालना क्या है? ओपनिंग। ओपनिंग था 3x यानी कि 3 इंटू 18,750, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी 56,250। बस, ये मैंने आपको काफी तरीके के क्वेश्चंस जो है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर में करा दिए हैं। कुछ आप भी प्रैक्टिस करना तो आपकी ये रेशो प्रिपेयर हो जाएगी। बहुत टफ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, अब हमारी थर्ड रेशो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स की जब हम बात करते हैं तो मतलब है कि पैसे का आना। वो पैसा कहां से आ रहा है कि आपने उधार पे सामान बेचा, बट यहाँ पे हम सामान से हमारा मतलब है गुड्स। जब भी आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपके या तो डेटर्स बनते हैं या बिल रिसीवेबल, तो बस उसी रेशो को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हम ये देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से कि हम कितने डेटर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि कितनी क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट सेल्स, उसमें कैश भी होता है और क्रेडिट भी, बट वहीं पे अगर मैंने नाम लिख दिया आगे क्रेडिट, तो दैट मींस ये है सिंपली नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको मैंने शॉर्ट में फिलहाल यहाँ पे लिखा है ATR। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? अगर आपके पास टोटल सेल्स है तो उसमें से आप कैश सेल्स माइनस करेंगे और सेल्स रिटर्न। अगर आपको सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा होता है तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना ऑलरेडी नेट सेल्स होती है, तो उसमें से दोबारा सेल्स रिटर्न माइनस नहीं होती। ये गलती मत कर देना, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड टोटल लिखा है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? डेटर और बिल रिसीवेबल। अब एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR यानी कि बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब 4 चीजें देखकर डिवाइड बाय 4 नहीं करना, ये एक ही चीज का पार्ट है। किस चीज का पार्ट है? इन दोनों का सम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हो तो इनको सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी आपके डेटर्स आपको पेमेंट कर देते हैं। तो अगर हमें जानना है कि हमें अपने डेटर से ऑन एन एवरेज कितनी जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो उसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं
इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, विच मींस कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो पहले आपको रेशो निकालनी पड़ेगी, और आप इसे या तो डेज में भी निकाल सकते हैं या फिर मंथ्स में, जैसे भी आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर आपने नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर लिखे होंगे जैसे कि 365 और 366 ही लिखोगे, और मंथ्स 12, ठीक है। तो अगर मंथ्स में लिखा तो आंसर मंथ्स में ही आएगा, डेज में लिखोगे तो आंसर डेज में आएगा। ये रेशो अगर हायर आती है तो बेटर होती है, क्योंकि ये शो करती है कि प्रॉम्प्ट डेट कलेक्शन होते हैं आपको, यानी कि जल्दी जल्दी आपके जो डेट्स हैं और उनकी पेमेंट आपके पास आ जाती है, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सो आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल्स ओवर द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे आप नेट सेल्स कहते हो 6 लाख, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो हमसे पूछी गई है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्रेडिट सेल। अब सेल से रिलेटेड हमारे पास एक इक्वेशन है, उन्होंने बोला दैट कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, पर मेरे पास तो कैश सेल्स भी नहीं है, बट नीचे आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए कि नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है। भाई नेट सेल्स का सीधा सा फॉर्मूला है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नेट लिखा है तो मैं यही मान के चलूंगी कि ये जो सेल्स रिटर्न है नेट सेल्स है, इसका मतलब ये कौन सी सेल्स रही होगी, नेट क्रेडिट सेल्स। अब उन्होंने कहा कैश क्रेडिट का 25% है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 25% ऑफ x है, और नेट सेल्स आपके पास कितनी है क्वेश्चन में, वो है आपके पास 6 लाख। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस x, आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4x/4, तो ये आ गया आपका 5x/4, सॉल्व करेंगे आप 6 लाख इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू आ गई है 4,80,000। इसका मतलब नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास कितनी है, 4,80,000। x हमने क्रेडिट सेल्स ही माना था, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकली, x हमारा नेट क्रेडिट सेल था, एक चीज हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके लिए क्वेश्चन में मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो है, स्टार्टिंग में लिखा है 1 लाख, लेकिन उन्होंने नीचे एक लाइन लिख दी है दैट एक्सेस ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल ओवर द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। इसका मतलब कि अगर आपकी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है तो वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 40,000 माइनस कर दूं तो ओपनिंग कितनी रही होगी, 60,000। मिल गया ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, निकाल लो। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हुआ, 80,000। तो लगाइए यहाँ पर 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 which means 6 times। क्लियर। नंबर 105 पे आते हैं। Mercury Limited made the credit sales of rupees 4 lakh during the financial period. If the collection period is 36 days and year is assumed to be of 360 days, calculate the trade receivable turnover ratio, average trade receivables, और थर्ड में पूछा है trade receivable at the end when the trade receivable at the end are more than that in the beginning by 6,000। अब क्वेश्चन में देखो उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा, उन्होंने आपसे 3 चीजें पूछ ली है। क्या पूछा उन्होंने आपसे, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं जी रेशो निकाल के दिखा दो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है निकाल देंगे। दूसरा उन्होंने आपसे पूछा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तीसरा वो आपसे पूछना चाह रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, बट उसके लिए उन्होंने आपको एक कंडीशन दी है, तो वो कंडीशन अभी हम करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हाँ क्रेडिट सेल आपको 4 लाख की दे रखी है, आपको कलेक्शन पीरियड भी दे रखा है, कलेक्शन पीरियड है 36 डेज का। और देखो क्वेश्चन में ना उन्होंने खुद बता दिया है कि आपको नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जो लेने हैं ना वो 360 लेने हैं, तो आप अपने आप से 365 मत लेना। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो हमसे पूछा गया अब हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है
नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है ये गिवन है 4 लाख की नेट क्रेडिट सेल्स। अब ना तो मेरे पास एटीआर है ना मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। अब क्या करें, एक और रास्ता है हमारे पास। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था डेट कलेक्शन पीरियड का, जिसमें मैंने लिखवाया नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर। अब क्योंकि यहाँ पे मंथ्स की बात नहीं है इसलिए मंथ्स नहीं लिख रही हूं। अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेट कलेक्शन पीरियड है 36 डेज का और एक साल में उन्होंने कहा 360 दिन लेंगे आप, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई? 10 टाइम्स। पहले का आंसर आ गया। अब इस पहले के आंसर से आपको दूसरे का आंसर मिलेगा जो आप निकालना चाह रहे हो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो जरा, यहां से मिल गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000। उसके बाद थर्ड के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी है, उन्होंने कहा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है when the trade receivable at the end are more than that in the beginning by 6,000। यानी कि अगर आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल x प्लस x प्लस 6,000 है। तो अब आपके पास एवरेज वाले का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास 40,000 आ चुका है। इसे आपने x प्लस 6,000 मान लिया है, तो उधर जाके हो जाएगा 80,000। 80,000 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6,000, तो 2x इज इक्वल्स टू 74,000। तो x की वैल्यू कितनी आई? 37। x की वैल्यू आ गई 37,000 और x आपने किसको माना था? ओपनिंग को। तो क्लोजिंग कितना होगा? 37,000 प्लस 6,000। तो क्लोजिंग की वैल्यू आ गई 43,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, ₹1,75,000 इज द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपको दे रखी है नेट क्रेडिट सेल्स। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, आपको रिसीवेबल रेशियो गिवन हो गई है। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में एक तो नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगा के जो निकल सकता है उसे निकाल लेते हैं। ये आपके पास 8 टाइम्स है। नेट क्रेडिट सेल्स है हमारे पास 1,75,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे 1,75,000 डिवाइडेड बाय 8। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ चुके हैं 21,875। अब आपसे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पूछे गए हैं। अब ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने के लिए आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है। उसके लिए हमारे पास कुछ तो बेस होना चाहिए। तो बेस के लिए उन्होंने हमें एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन है कि आपके जो क्लोजिंग के ट्रेड रिसीवेबल्स है वो ओपनिंग से 7,000 ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैंने ओपनिंग को x माना तो क्लोजिंग x प्लस 7,000 है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 43,750 और 2x प्लस 7,000। तो 2x इज इक्वल्स टू 7,000 उधर जाके होगा माइनस 36,750। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36,750 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 18,375 और ये निकल चुका है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब आप क्लोजिंग को कह रहे हो कि वो आप उससे 7,000 ज्यादा है, आ गया 25,375। ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस कराए जो आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में देखे। आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, बहुत स्लाइड सा चेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन सारे सेम ही है इसके अंदर। ठीक है। तो हमारे पास अब थर्ड रेशो है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये बताती है कि कितने हमारी नेट क्रेडिट सेल्स हुई हैं, यानी कि कितने हमारे डेटर्स क्रिएट हुए और वो कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं हमें। उसी तरीके से पेबल टर्नओवर रेशो ये बताती है कि हमारे क्रेडिटर्स हमें कितना क्रेडिट अलाउड कर रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए अलाउड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये रेशो भी आपकी टाइम्स में निकलेगी, जितनी भी टर्नओवर रेशोज हैं वो आपकी टाइम्स में कैलकुलेट होगी। जब हम बात करते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस की तो उसका सीधा सा मतलब है टोटल परचेजेस में से
कैश परचेजेस माइनस करनी है और परचेज रिटर्न भी माइनस करनी है। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ट्रेड पेबल्स में दो चीजें होती हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो अगर आपको दोनों चीजें गिवन है तो दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल होल डिवाइडेड बाय 2। या फिर अगर आपको सीधे ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। यहां पर एवरेज पेबल पीरियड भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको क्रेडिट अलाउड किया जाता है। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला जैसे रिसीवेबल में पढ़ा था, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन अ ईयर अपॉन में वहां ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो थी, तो यहाँ ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो है। आंसर आपका डेज और मंथ्स में आएगा। अगर ये रेशियो हायर आती है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको कम टाइम के लिए पीरियड अवेल किया जा रहा है, और अगर लो रेशियो आएगी तो इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स आपको ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए मैं आपको फिलहाल एक ही क्वेश्चन करा दी और एक ही क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है, क्योंकि रिसीवेबल्स में उसी की तरह आपने क्वेश्चंस किए हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और बहुत ज्यादा बार पेबल रेशियो पूछी भी नहीं गई है। ठीक है, तो बस एक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए हम 114 क्वेश्चन कर रहे हैं बस। तो देखो क्वेश्चन है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं आपको 5,40,000, नेट परचेजेस है आपके पास 43,20,000, कैश परचेजेस 10,80,000, आपको निकालनी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, आपको नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए, तो इस चीज का ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन में नेट परचेजेस दे रखी है तो इसका मतलब अभी उसमें कैश परचेजेस भी है। तो आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है ना, आप निकालो पहले नेट क्रेडिट परचेजेस। कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट परचेजेस और कैश परचेजेस भी गिवन है, क्योंकि परचेजेस में कैश और क्रेडिट दोनों आती हैं। ठीक है, तो आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस कितने की है, 43,20,000, उसमें से माइनस कर रहे हैं 10,80,000, 32,40,000। सो नेट क्रेडिट परचेजेस आ गई है आपकी 32,40,000। अब एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मुझे कैश परचेजेस गिवन थी तो मैंने माइनस कर ली। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नेट परचेजेस देके छोड़ देंगे और आप कैश परचेजेस निकालने का कोई तरीका नहीं होगा, तो उस केस में नेट परचेजेस को ही नेट क्रेडिट परचेजेस मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। पर क्वेश्चन में ध्यान दो तो सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है, ओपनिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। जैसे हम रिसीवेबल्स में देख रहे थे कि एक्सेस वाली बात लिखी थी कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसी कोई लाइन भी नहीं है, तो मैं एवरेज निकालू कैसे। तो ऐसे केसेस में जितना आपको दे रखा है उतना ही आप यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे और फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे। एवरेज पेबल ट्रेड पेबल ना लिख के आप इसे लिखोगे टोटल ट्रेड पेबल्स, या जैसे आप इसको क्लोजिंग लिख रहे हो ना तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं है निकालने का तो आपको यही करना पड़ेगा, आपने क्लोजिंग ट्रेड पेबल से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा आपका 6 टाइम्स। बस आप फिर भी एक आध क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, बाकी रिसीवेबल रेशियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 4th, 5th और 6th ये तीनों रेशियोज आपको एक साथ दिख रही है, क्योंकि तीनों रेशियो में आपको लगभग एक जैसी चीज ही करनी है। देखो जैसे पहले 3 रेशियोज हमने पढ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन ये तीनों रेशियो क्या कहती है, इनके नाम से इनका काम और इनका फॉर्मूला अपने आप बन रहा है। जितनी भी आपने और टर्नओवर रेशियोज पढ़ी है उसमें आपने एक चीज और कॉमन देखी होगी कि नेट सेल का सब जगह रोल है। तो यहां पर भी देखो, जब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है तो फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, जिसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, वो नाम नहीं भूलना है आपको। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो है तो नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स हो गया। जब नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो हुआ तो आपने कहा नेट सेल्स अपॉन में नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, तो अगर ये रेशियो ऐसे लिखी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, तो ये मत सोचना कि एक अलग ही रेशियो आ गई है, सेम ही रेशियो है। ठीक है,
तो यहां पर आपने देखा कि तीनों रेशो अपना रिलेशनशिप शो कर रही हैं विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हाई आती है तो इससे ये पता चलेगा कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल का सही से इस्तेमाल कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिक्स एसेट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब इस रेशो की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये रेशो हाई आती है तो ये भी यही शो करती है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स, जिसे आप नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, आप उसका एफिशिएंट यूज कर रहे हो। और ये नेट फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए। नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो ये शो करता है कि आप अपने नेट एसेट्स, यानी कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय की है अपने बिजनेस के अंदर, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी भी अच्छी शो होगी। ठीक है, तो तीनों ही रेशोज के हमें थोड़े थोड़े एकाध क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल रेशोज नहीं है। तो क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर 119 करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, gross profit on revenue from operation 33.1/3%, cost of revenue from operation 20 lakh, current assets 10 lakh, current liabilities 2,50,000, working capital turnover ratio कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स। अब क्वेश्चन में आपके पास सेल्स तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आपके पास एक तो परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट की। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो 33.1/3% है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास? 20 लाख। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई हुई कि इस तरीके के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है, 33 × 3 99 प्लस 100, 100/3। जब परसेंटेज हटाओगे वो अपॉन में जाएगा, तो ये कुछ नहीं है, ये जस्ट 1/3 है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत डायरेक्ट तरीका बताती हूँ। ये तरीका पहले भी समझाया हुआ है मैंने, कॉस्ट और सेल्स वाली बात। अगर कोई चीज कॉस्ट की 1/3 है, अगर कोई चीज कॉस्ट की परसेंटेज है, तो उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्स को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखो। इन्होंने कहा जीपी आपके सेल्स का 1/3 है, सेल्स का 1/3, तो वो कॉस्ट का कितना होगा? सबसे पहले न्यूमरेटर एज इट इज 3 - 2, 3 - 1, इसका मतलब वो कॉस्ट का 1/2 होगा। अगर कभी आपको सेल के परसेंटेज से कॉस्ट पे जाना होता है तो न्यूमरेटर तो सेम होता है, डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दिया करो, और वही चीज अगर यहां से यहां जाना हो तो रिवर्स हो जाएगा। न्यूमरेटर सेम, 2 + 1 3। ठीक है, समझ आ गई बात? तो मुझे एक बात पता चल चुकी है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 1/3 है तो वो कॉस्ट का कितना है? 1/2। तो मैं जीपी निकाल सकती हूँ ना, यानी कि 20 लाख का 1/2, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है 10 लाख। अब ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है कि नेट सेल का एक फॉर्मूला होता है COGS प्लस जीपी। अब मेरे पास COGS भी है 20 लाख और जीपी भी है 10 लाख, तो मुझे मेरी नेट सेल्स मिल गई हैं 30 लाख रुपीस की। कोई दिक्कत? अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए भाई? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन में दोनों गिवन है, 10 लाख और 2.5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ गई 7.5 लाख की। बस अब आपको क्या करना है? वैल्यूज प्लेस करनी है। ये हो गया आपका 30 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। चलो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगेन आपको यही निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 15 लाख, करंट एसेट्स है 6,25,000, टोटल एसेट्स है 10 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 5 लाख, शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 2,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियरली गिवन है 15 लाख, तो ये काम तो हमारा आसान हो गया है। बट मुझे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है, और वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे चाहिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स तो है, बट करंट लायबिलिटी कैसे निकालें? चलो रास्ता निकालते हैं उसके लिए। आपको ना क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है, और हमें अब ये बात पता है कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। तो अगर टोटल एसेट्स हमारे पास
10 लाख के हैं तो टोटल लाइबिलिटीज भी 10 लाख की नहीं होंगी। अब टोटल लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अब टोटल लाइबिलिटीज है 10 लाख की, शेयर होल्डर फंड है आपके पास 2.5 लाख के, नॉन करंट लाइबिलिटीज है आपके पास 5 लाख की। तो बहुत इजीली आप यहां से करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो। 10 लाख में से 7.5 लाख माइनस किए तो करंट लाइबिलिटी आपके पास आ गई है 2.5 लाख की। ठीक, अब लगाओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स 6,25,000, करंट लाइबिलिटी 2.5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आई? 3,75,000। तो लगाइए फॉर्मूले में 3,75,000 यहाँ पे कितने टाइम्स? आंसर आ गया आपका 4 टाइम्स। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 126। सो क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे और इसी से हमारी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000, वर्किंग कैपिटल 50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका दूसरा नाम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक है, वो 8 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नेट सेल्स नहीं है, लेकिन नेट सेल्स का एक रिलेशन होता है दो चीजों से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। बट ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास सीओजीएस है 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख, तो आपकी नेट सेल्स आ गई है 10 लाख की। ठीक है, अब बात आती है फिक्स्ड एसेट की। अब फिक्स्ड एसेट्स तो दे नहीं रखे हमें, बट हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। अब यहां तक पहुंचने के बाद ना इतने फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 2.5 लाख की। नेट फिक्स्ड एसेट्स तो में चाहिए और वर्किंग कैपिटल है आपके पास 50,000, तो आपके नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गए 2 लाख। ठीक है, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई हैं 10 लाख की, फिक्स्ड एसेट्स आए 2 लाख के, तो कितने टाइम्स? ये आ गए हमारे 5 टाइम्स। चलिए इसी के साथ ये वाली रेशियो तो कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन। साथ साथ ही कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। आपको शेयर होल्डर फंड गिवन है 20 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस है आपके पास 10 लाख, 8% डिबेंचर्स है 10 लाख के और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे आप नेट सेल्स कहते हैं वो है आपके पास 75 लाख। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में मेरे पास यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है, सीधे सीधे 75 लाख आपको दे रखे हैं, बट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड गिवन है ना? 30 लाख और आपके पास एक नॉन करंट लाइबिलिटी भी है। 8% डिबेंचर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है 10 लाख की, तो कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है? 30 लाख। आप यहां लिखो 30 लाख बस कितने टाइम्स? ये आ गया आपका 2.5 टाइम्स। बस हो गया खत्म। चलो साथ साथ एक और क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, फिर इसे खत्म करेंगे, हमारी टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट हो जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131 है, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। अब आपको फॉर्मूला पता है ना क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आपके पास डायरेक्ट है क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? नहीं, कैलकुलेट करेंगे। क्या दिया उन्होंने? दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज कितना परसेंट ऑफ कॉस्ट? 20% ऑफ कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट है और आपको कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में सीओजीएस कितना गिवन है? 50 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 50 लाख का 20% 10 लाख। ठीक है, अब आप नेट सेल्स निकाल सकते हो या नहीं? सीओजीएस प्लस जीपी, तो आपके पास सीओजीएस से 50 लाख, जीपी आपको मिला 10 लाख, तो आपकी नेट सेल्स कितनी आ गई? 60 लाख की। ठीक है भाई, तो एक चीज तो मिल गई।
अब दूसरी चीज चाहिए भाई नेट एसेट्स, ढूंढते हैं जरा नेट एसेट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल है, तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास 10 लाख के और वर्किंग कैपिटल है 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। बताइए कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है जी, इसी के साथ हमारी टर्नओवर रेशियोज हो चुकी हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। 4 कैटेगरी थी अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर। फर्स्ट थी लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड हमारी एक्टिविटी रेशियो जिसे हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, और लास्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये चेक करती हैं कि हमारी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, अर्निंग पोटेंशियल कितना है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ इसी तरीके की रेशियोज को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहली रेशियो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स, व्हिच मींस कि हमारी सेल्स में से कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं, बेसिकली ये रेशियो वही बताएगी। तो इसका फॉर्मूला भी क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट सेल्स इनटू 100। ये जितने भी रेशियोज आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे प्रॉफिटेबिलिटी वाली, वो परसेंटेज में ही कैलकुलेट होंगी, इसीलिए यहाँ पर हर किसी के फॉर्मूले में आपको इनटू 100 करना है। ठीक है, अगर ये रेशियो हायर आती है तो बेटर मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके पास ज्यादा मार्जिन बचता है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 137 के अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें पहली लाइन लिखी हुई है that cash sales being 20% of the total sales। फिर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5 लाख, परचेजेस है 4 लाख, और लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹25,000। अब हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये हमसे पूछा गया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, यानी कि मुझे नेट सेल्स चाहिए। अब नेट सेल्स का मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों होता है। अब उन्होंने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी मुझे कि जो कैश सेल्स है ना, वो टोटल सेल्स का, देखो अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दी होती ना, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टोटल सेल है वही नेट सेल होगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो कैश सेल्स है वो 20% है टोटल सेल का, तो इससे सीधे सीधे एक और रिलेशनशिप नहीं निकल कर आता कि जो क्रेडिट सेल होगी फिर वो उसी टोटल सेल का 80% होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि इस टोटल सेल्स में कैश प्लस क्रेडिट दोनों आते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्रेडिट सेल गिवन है, तो क्या हम यहाँ से टोटल सेल्स नहीं निकाल सकते? अगर मैं 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 80 कर दूं तो मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगी। मैं इस परसेंटेज को ओपन करूं, या मैंने 5 लाख लिखा, परसेंटेज को ओपन किया 80 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 ऊपर जाएगा 80 नीचे आएगा, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से टोटल सेल्स, या जिसे अब मैं डायरेक्टली क्या लिख देती हूँ, नेट सेल्स, ये निकल कर आई है आपकी 6,25,000। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? ग्रॉस प्रॉफिट का भी पीछे से हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है, नेट सेल इज इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास क्वेश्चन में नेट सेल्स है, COGS नहीं है, जीपी तो मुझे निकालना ही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आएगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें परचेजेस और इन्वेंट्री इन सब का यूज आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन ही नहीं है। क्या गिवन है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री एक ही बात है ना। उन्होंने कहा कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 25,000 ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ कि क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का डिफरेंस 25,000 है। मुझे यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चाहिए। चलो मैं यहाँ पर भी इसको इन्वेंट्री लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, जबकि ऊपर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, तो उसको कर दें ऊपर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बाहर माइनस का साइन आएगा, सीधे सीधे वो माइनस का साइन इधर जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
मैथमेटिकल वर्क है थोड़ा सा। तो यानी कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25,000। तो ये तो हो गया माइनस का 25,000, इसको और इसको मिला के। क्वेश्चन में परचेजेस आपको 4 लाख दे ही रखी है, तो सीधे सीधे सीओजीएस कितने का आ गया है, 3,75,000। ठीक है, अब ये 3,75,000 पहले 6,25,000 की सेल हो गई, 3,75,000 का सीओजीएस हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में आपको आसानी हो गई। तो ये हो गया आपका 2,50,000। ठीक है, अब बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2,50,000 अपॉन में 6,25,000 इंटू में 100, कितनी आएगी रेशो, आ गई आपकी 40%। क्लियर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 140 है हमारे पास, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। आपको क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स गिवन है। सेलिंग प्राइस जो है वो 25% अबव कॉस्ट है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो आपको 25% है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अपने सबसे पहला काम क्या करना है भाई, रेशियो वाले चैप्टर में जो रेशियो दे रखी होती है उसका फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरी रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स कहते हैं। अब ना तो क्वेश्चन में हमारे पास नेट सेल्स है, ना ही क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत होती है हमारे पास क्वेश्चन में, वो भी नहीं है। अब देखो अब क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में ना ये आईटीआर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये हमारी मदद करेगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारे पास 8 टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहीं से मिलेगा। एवरेज इन्वेंट्री हम जानते हैं कि क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 1,60,000। आपके पास 1,60,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, अब इस एवरेज इन्वेंट्री को आप यहां लिखिए, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ये आ गया हमारे पास 12,80,000। ठीक है, अब हमारे रास्ते खुल गए हैं। अब उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है, इसका मतलब जितनी भी कॉस्ट होगी हमारी सेलिंग प्राइस उसका 125% है। सिंपल सी बात ना, इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते हो वो 25% अर्न करते हो, तो यहां से आप डायरेक्टली नेट सेल्स निकालो। हमारे पास 12,80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो कह रहे हैं कि आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से 25% ज्यादा है, इसका मतलब 125% है, तो सीधे सीधे इसका 125% आप निकाल लो, तो ये आ चुका है आपका 16 लाख। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अगर ये आपके पास 16 लाख है और ये आपके पास 12,80,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास 3,20,000, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है, बस अब आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है कंप्लीट। ग्रॉस प्रॉफिट है 3,20,000, 16 लाख की है नेट सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी आ रही है आपकी, 20%। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो, और मैंने साथ में थर्ड रेशियो भी लिखी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दोनों रेशियो में किस चीज का फर्क दिख रहा है, सिर्फ एक प्रॉफिट का। देखो दोनों रेशियोज का ना कुछ रिलेशनशिप है, इसलिए मैं दोनों रेशियोज आपको ये एक साथ पढ़ा रही हूँ। जो पहली रेशियो है हमारी ऑपरेटिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हो, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो ये बताती है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। ये सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करती है पूरे ओवरऑल बिजनेस की। ठीक है, लेकिन जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, विच मींस कि ये रेशियो सिर्फ ये बताएगी कि आपने ये जो रेवेन्यू जनरेट किया, इस रेवेन्यू में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, जबकि ये बताएगी आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपके ओवरऑल वर्क की। ठीक है, यहां पर जो ये सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है तो आप उसी का यूज करोगे, फिर आपको सेपरेशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं दे रखा है ये डायरेक्टली, तो आप अंदर वाली चीजों की तरफ जाएंगे। सीओजीएस तो हम निकालना सीख चुके हैं, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। देखो वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए
करने पड़ते हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कंपेंसेट कर रहे हो, जैसे कि सैलरी के थ्रू, वेजेस के थ्रू, डायरेक्टर्स की फीस के थ्रू, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप समझते ही हैं, फिक्स्ड एसेट्स का कम होना और इंटेंजिबल एसेट्स का कम होना। ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। बट ये वाली रेशो लोअर बेटर होती है, वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को शो करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के अंदर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कैसे निकलता है? अगर आपके पास क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो जस्ट आप उसके अंदर ऐड कर दो ऑपरेटिंग इनकम और माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट अगर आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट में से आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रखे होंगे तो उन्हें प्लस कर दोगे, और आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर रखी होंगी उन्हें माइनस कर दोगे। ठीक है, अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम से क्या मतलब है? नॉन ऑपरेटिंग यानी कि ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया, उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भरते हो, क्या लोन लेना आपके बिजनेस ऑपरेशन का काम है? एक कंपल्सरी एक्ट है क्या? नहीं। हमें जरूरत है तो लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लेंगे, है ना? तो ये आपके लिए आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग है। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिखे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम से क्या मतलब है? आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, वहां से आपको डिविडेंड मिलता है कि आपके बिजनेस का काम है पैसा लगाना, या तो आप एक फाइनेंस कंपनी हो। देखो, फाइनेंस कंपनी का तो काम होता है शेयर्स को खरीदना बेचना, तो उसके लिए तो ऑपरेटिंग होगा। बट अगर आप एक नॉन फाइनेंस कंपनी हो तो आपका काम नहीं, आपके पास सरप्लस मनी थी, आपने इन्वेस्ट कर दी तो आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए किस में काउंट होगा? फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाली रेशो अगर हायर आती है तो बेटर आता है। अब इन दोनों रेशो में एक रिश्ता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो परसेंटेज का टोटल है वो हमेशा 100% आएगा। देखो, सपोज करो कि मुझे क्वेश्चन में कहा कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों निकालनी है। मैंने ऑपरेटिंग रेशो निकाल दी 80%। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मैं 100 - 80 करूंगी, 20% मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन बड़े में तो पूछा नहीं जाएगा। एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि एक रेशो दे देंगे, दूसरी आपको खुद निकालनी होगी। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है आपको 92%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके पास 94,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, सेल्स रिटर्न आपके पास 40,000 की, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला जब लिखा ऑपरेटिंग रेशियो का तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, जहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब था COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि ये निकाल के बताओ, तो उसके लिए मेरे पास ये और ये अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम ऑपरेटिंग रेशियो से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जरा, आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो कितनी है? 92%। तो अपॉन में 100 नहीं लिखना, क्योंकि उसका 100 आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 6 लाख। ठीक है, इनटू में 100, तो अब यहां से आपको मिलेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट 92 इंटू 6,000। बताइए कितनी आएगी? 5,52,000 हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, जिसको अब हम यहां लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना ही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 94,000, तो हमारे COGS आ गया 5,52,000 माइनस 94,000, 4,58,000। ठीक है, तो बस हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 151 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास 3,20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस है 12,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस है 8,000, डिप्रिसिएशन है आपके पास 6,000, और आपको निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अगेन ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अब आपके पास जो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पहले तो वही ढूंढो कि क्या वो डायरेक्टली गिवन है। नहीं, अगर वो डायरेक्टली गिवन नहीं होती है तो दूसरी चीज पे जाते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS क्लियरली आपके पास है 2,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, या तो डायरेक्टली गिवन हो इसी के नाम से, इसी नाम से नहीं गिवन है तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस,
अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो वही ढूंढोगे। सेलिंग एक्सपेंसेस है 12,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, डेप्रिसिएशन है 6,000, तो 6,000 और 2,20,000, तो 2,46,000 ये आपको मिल गया यहाँ पे। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास क्लियरली गिवन है 3,20,000 इंटू 100, तो ऑपरेटिंग रेशो कितनी आई 76.875%। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो थोड़ी सी इजी है और मुश्किल नहीं है, सिंपल सी है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 152 के अंदर? आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? नेट सेल्स, वो आपके पास 5 लाख की है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हो प्यार से, 2 लाख के हैं। वेजेस है आपके पास 1 लाख, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50,000 और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है 5,000। आपको निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अब आपको क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है हमारे पास, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। तो पहली चीज हम यही करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, और इसके 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, कि या तो क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो। देखो नेट प्रॉफिट निकालने का तो यहाँ पे मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास नेट सेल्स भी है और सीओजीएस भी है, और उसका तो उनका एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? कि अगर आपके पास नेट सेल्स है तो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट सेल्स है आपके पास 5 लाख की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास 2 लाख, तो आपको यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है कितने का? 3 लाख का। ठीक है, अब जब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑप्शन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख का। ऑपरेटिंग इनकम आपको कहीं नहीं दिख रही होगी, सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बारी आई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए अगर आप देखें तो वेजेस आपका ऑलरेडी, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होगे ना, वेजेस वहीं पर आ जाता है, तो वेजेस को आप यहां नहीं लोगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके आएंगे 50,000 के। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 2.5 लाख। तो यहां से आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास 5 लाख इंटू 100, तो रेशियो आ गई 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगेन नेट सेल्स है आपके पास 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट मतलब सीओजीएस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके पास 45,000, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए फिर से वही बात कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए इंटू 100। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो में गिवन है, फिर से हमारी गाड़ी जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, जिसके लिए जीपी है तो बट ऑन कॉस्ट है, तो इसका मतलब पहले मैं सीओजीएस निकालूं? बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। एक बात हमने समझी हुई है कॉस्ट और सेल्स के बारे में, कि अगर कोई परसेंटेज हमें कॉस्ट की दे रखी है, जैसे कि उन्होंने कहा कॉस्ट का 25% है, 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। तो वही चीज सेल्स की क्या होगी भाई? 1/5। हाँ, 1/5। अब हमें पता चल जाना चाहिए, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर के लिए 4+1। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बहुत बार समझा दी है। तो अब यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली निकालेंगे। आपके पास सेल्स है 9 लाख की, उसका निकालोगे 1/5। ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 1,80,000। बस अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 1,80,000। ऑपरेटिंग इनकम दिख रही है क्या कहीं? नहीं दिख रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियरली दिख रहे हैं 45,000 के, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 1,35,000। लगा दो जी फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू में 100, कितनी रेशो आई? 15%। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल, जिससे हम इस वाली रेशो को एंड करेंगे।
आपको इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 156 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है और ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 82.59%। बस कैसे पॉसिबल है ये? मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताया था, दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो 2.59, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो सीधा सीधा आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी आ जाएगी? 17.41%। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एक नंबर में, ठीक है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हो गई कंप्लीट। तो भाई अब हमारे पास लास्ट 2 रेशियोज बची हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर, जिसमें हमारे पास है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, नेट सेल्स, ठीक है। अब तो ये आपको चीज याद हो गई होगी। दोनों रेशियोज एक साथ इसलिए रखी हैं क्योंकि यहां पर ना एक में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो दूसरे का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो जो लास्ट रेशियो है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्लीज मिक्स मत करिएगा, एक में आफ्टर है एक में बिफोर है। आप इसे यहाँ पर ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब दोनों जगह पर आप एक चीज देख रहे हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा आपको डायरेक्टली आफ्टर टैक्स दे दे, हो सकता है वो आपको बिफोर टैक्स देगा, आपको उसको आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ठीक है। बट उसके लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इवन होना चाहिए, नहीं होगा तो उसको निकालने का भी हमारे पास तरीका होता है। उसके बाद यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दे, ऐसा बहुत रेयर चांस होगा, वो हमेशा आपको आफ्टर देंगे। तो उसको बिफोर बनाने के लिए आप यहाँ पे टैक्स को पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ये फॉर्मेट आपने एक बार और भी पढ़ा है आईसीआर में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, ठीक है। अब ये रेशो बताती क्या है, ये रेशो ये बताती है कि जो भी आप नेट सेल्स कर रहे हो, उस नेट सेल्स से आप कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है हमारी सेल्स का। यहां पर आपको पता चलता है कि जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉय करी है, जितना भी पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है, ठीक है। ये रेशो अगर हायर निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटर होगी। इसमें कोई हायर और लोअर वाला क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सिर्फ आप कंपैरिजन करते हो अपना प्रीवियस ईयर की रेशियोज के साथ। तो यहां पर इस रेशियो का आप यूज करते हो फॉर द कंपैरिजन पर्पस, कि आप अपनी खुद की कंपनी की आरओआई को ईयर आफ्टर ईयर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे और इसके साथ ही चैप्टर को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैश सेल है 2,20,000, क्रेडिट सेल है 3 लाख, सेल्स रिटर्न है 20,000, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके पास 25,000 के, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000, आपको निकालनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो भाई हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब आपको मैंने नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका बताया था कि अगर कभी आपको क्वेश्चन बिफोर टैक्स दे तो टैक्स माइनस करके आफ्टर निकाल लेना, ये तो नेट प्रॉफिट ही नहीं है, कोई बात नहीं। आपको याद है हमारा देसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में आप प्लस करते हो ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और तब जाके मिलता है आपको नेट प्रॉफिट। तो यहीं से फॉर्मूला मिल गया ना हमें कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करनी है ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फॉर्मूला बन गया अपने आप ही। अब आपको ऊपर सारी चीजें दे रखी हैं, देखो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख, ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, मुझे ऑपरेटिंग इनकम कहीं नहीं दिख रही है तो 0। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास 30,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 25,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 5,000। नेट प्रॉफिट आ चुका है 1 लाख। अब क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, तो जब टैक्स नहीं है तो हम मानेंगे कि यही हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, यानी कि नेट सेल्स। अब नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न, सब कुछ है 2,20,000 प्लस आपके पास 3 लाख की क्रेडिट सेल्स है और 20,000 की आपके पास सेल्स रिटर्न है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास 5 लाख। तो आपका क्वेश्चन आसान हो चुका है। 1 लाख का नेट प्रॉफिट, 5 लाख की आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपके पास कितने की आ गई नेट प्रॉफिट रेशो? 20%। तो ये आ गई आपकी 20%। क्लियर? करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 162। आपको दे रखा है क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स 4 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है 25%, ऑपरेटिंग रेशो भी गिवन है 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपके पास 22,000, नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जब हम क्वेश्चन की डिटेल्स पढ़ रहे थे तो एक चीज तो मैं क्लियर हो गई थी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी गिवन है। हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही कि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट की। फिर से वही फॉर्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया, अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं है, बट निकालने का रास्ता जरूर है। आप यहाँ पर देखो जरा एक चीज कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का सीधा सा मतलब है जो 25% है कि वो सेल्स का है, क्योंकि आपने ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहां से आप सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं 4 लाख इनटू में 25%। ठीक है, आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन अलग से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन में कहीं ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, 0 मान लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको क्वेश्चन में दे रखी है 22,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं गिवन है, बट आप ये कह नहीं सकते कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये बात नहीं कह सकते आप। क्यों? आपको क्वेश्चन में ना ऑपरेटिंग रेशो गिवन है, उस रेशो का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होना है। चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये आपको कितनी दे रखी है? 90। तो 90 इंटू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास 4 लाख इंटू में 100। तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी निकल कर आई? ये आया आपका 3,60,000। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ना दो चीजों का समेशन होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आ चुकी है 3,60,000। क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, बट हमें पता है कि सेल्स माइनस जीपी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो सेल्स है आपके पास 4 लाख और आपके पास जीपी कितना है? 4 लाख का 25% 1 लाख। तो सीओजीएस आप निकाल रहे हो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 4 लाख माइनस 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम निकालना ही चाहते हैं, तो 3,60,000 माइनस 3 लाख 60,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। देखो वहां से मिली आपको डिजिट 182। तो 60,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आपके पास? देखो 2,000 के। ठीक है, तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना आया? 60,000 का आपका नेट प्रॉफिट आ गया है। तो बस अब यहाँ पे पुट करिए 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू में 100। तो कितनी आई आपकी रेशो? ये आई आपकी 15%। ठीक है, करो। अब करते हैं बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। इसके साथ हम चैप्टर को एंड करेंगे। बस एक बीच में हम जो थ्योरी के हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 168 है हमारा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6,50,000। रेट ऑफ टैक्स आपको दे रखा है 50%। 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में 10 लाख रुपीस के। फिक्स एसेट्स हैं आपके पास 22,50,000, ब्रैकेट पे लिखा है कॉस्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2,50,000। करंट एसेट्स हैं आपके पास 12 लाख और करंट लाइबिलिटीज है आपके पास 4 लाख। आपको क्वेश्चन में निकालनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या जिसे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब तो आप समझते हैं ईबीआईटी क्या होता है। तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बेसिकली बिफोर बनाना है। तो मैंने आपको एक पैटर्न समझाया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर कितने का?
6,50,000। तो सबसे पहले भाई क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट सोल टैक्स। हाँ, सबसे पहले टैक्स ऐड करेंगे। ईबीआईटी बनाना है तो पहले टी ऐड होगा। आपको रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, तो बताइए कितना टैक्स रहा होगा। तो अगर रेट ऑफ टैक्स 50% है, इसका मतलब 50% प्रॉफिट है आपका। 6,50,000 कितना परसेंट है? 50% है। और आपको निकालना भी कितना परसेंट है? 50% टैक्स से निकालना है। तो बेसिकली 6,50,000 का ही आपका टैक्स रहा होगा। तो कितना? 13 लाख आ चुका है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ तो दोनों का रेट सेम था, इसलिए आपको इतना पता नहीं चल रहा। अगर ये रेट ऑफ टैक्स 40 होता तो आप यहाँ लिखते 60 और यहाँ लिखते 40। अब इसके बाद आप क्या इसके अंदर ऐड करते हैं? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चाहिए होती है क्वेश्चन में। आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रही है? हमारे पास 10% डिबेंचर्स है 10 लाख रुपीस के। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ हमारे पास? 1 लाख। ये हो गया हमारा 1 लाख। तो 14 लाख आपके पास आ गया है ईबीआईटी। ठीक है, तो चलो लगा दो जरा यहाँ पे 14 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां गई लेकिन? अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करें भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नेट फिक्स्ड एसेट्स की मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो 22,50,000 के नेट आपके पास कॉस्ट वाले, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन आपको पहले माइनस करना पड़ेगा 2.5 लाख का। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब आपके पास करंट एसेट्स कितने के हैं? 1 लाख 4 लाख और करंट लाइबिलिटी 4 लाख। तो ये आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है 28 लाख की। तो यहां आप लगाएंगे 28 लाख 50% इंटू में 100, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 50%। और बस इसी के साथ आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कंप्लीट और चैप्टर भी होता है कंप्लीट। ठीक है।